Som bhai, please come on the stage. और हमारे सूरत के विद्वत सभा सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। इस गोष्ठी का आयोजन करने का पर्पस यही था कि लोगों को शिविर के बारे में सूचना दिया जाए। मैं सोचता हूँ पर्याप्त सूचना दी गई है। यदि तैयार हो गए हों तो आगे ना कंडक्ट करें। अभी भी तैयार नहीं होगे तो और सुनाएंगे। तो बताइए, तैयार हो कि नहीं हो? नहीं हो तो और सुनना पड़ेगा। तैयार हो गए तो फिर अभी काम चल सकता है। ऐसे जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, अपनों से अपनी बात करना किसी शुल्क के साथ नहीं होता है। हम अपने घर में फैमिली से बात करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं। एक अपने प्यार की, अपनेपन की एक शेयरिंग है। तो गुजरात पिछले 6 महीने से एक संयोग बना और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतने सारे शिविर करने होंगे, पर यह अंदाज़ा रहता है कि यदि एक बार कहीं गए तो फिर बार बार जाना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा संभावना होती है। अपनी जो भी परिस्थितियां हैं उनमें से समय को निकाल पाना और देश भर का जो भी कमिटमेंट है उसको निभा पाना। तो मैंने शुरू में कहा था कि हमारा आने का पर्पज़ ये रहेगा कि आने वाले 2-3 साल में ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारा आना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये हमारी सफलता होगी। और मुझको लगता है कि पूर्व वक्ताओं को देख के जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये भरोसा हो रहा होगा कि हमको ज़्यादा दिन आना नहीं पड़ेगा। तो इस खुशी के साथ जो रिस्पॉन्स और जिस तरह की सारी स्थितियाँ गुजरात में पिछले 6 महीने में बनी हैं, संयोग से पुलिस, शिक्षा और समाज तीनों कंधे से कंधा मिलाकर योग संयोग से आगे बढ़े हैं। इसमें हम किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करते हैं कहाँ शिविर करना है। कोई एक शिविर होता है, उसके बाद आगे का योग संयोग अपने तरीके से बनता है। गुजरात की कुछ ताकत है, आप भी उससे परिचित होंगे, लेकिन मैंने जैसा उसको देखा कि एक तो परिवार में संबंधों की खुशबू अभी पर्याप्त मात्रा में बची है। दूसरा, आस्था की ताकत बची है, बल्कि आस्था काफ़ी अच्छे रूप में बची है। तीसरा, पैसा भी हमने काफ़ी देख लिया है। चौथा, समाज और सरकार आमने सामने खड़े हैं। अभी भारत के ही अन्य बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि शायद समाज नाम की चीज़ सरकार में विलय हो गई। विलय समझते? डिज़ोल्व हो गया है। समाज नाम की चीज़ बची नहीं है। किसी भी समाज के बड़े सम्मेलन में उसका जो मुख्य अतिथि होता है वो सामान्यतः सीएम होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसा करना कोई गलत है, लेकिन समाज का अपना एक वजूद हो। समाज सरकार के लिए हो कि सरकार समाज के लिए हो, है? समाज के ही चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में सरकार है और समाज ठीक से चले इसी अर्थ में सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हम सेवक भी कहते हैं। तो ऐसा जब पृष्ठभूमि को देखते हैं तो शायद ये चारों पृष्ठभूमियाँ, और इससे भी और एक अच्छी बात कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसमें कि किन्हीं चीज़ों को किसी सही दिशा में ले जाया जा सकता है। तो जो भी अनुकूलताएं हैं उन सब का सम्मान करते हुए, जो भी यात्रा गुजरात ने अभी तक की है उन सब को संभालते हुए, लेकिन कुछ और गैप्स हैं, कैसे उनको भर सकें। गुजरात के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। ये संभावनाएं यहाँ पे मंच से कहने के लिए नहीं है। ये संभावनाएं इस बिल्कुल धरती पे एक ठोस स्वरूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं जब हम इसकी पूरी बात की पूरी ताकत को देखते हैं। तो मेरे पास लगभग 2-2.25 घंटे का समय है। इसको ठीक से बात को, इंट्रोडक्शन को ठीक से रखने के लिए लगभग 3-3.5 घंटे का समय की ज़रूरत होती है। जो भी समय हमारे पास है उसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे और एक उसका जो सेंट्रल थीम है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी तक चर्चा हुई, तो नाम इस पूरी बात को रखने के लिए एक नए दर्शन का अनुसंधान हुआ जिसको कहा मध्यस्थ दर्शन। जैसे कि भारत में 6 दर्शन पहले से जाने जाते हैं। इसके प्रणेता श्री नागराज
मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो अभी अमरकंटक मध्य प्रदेश, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये भी एक संयोग है कि नर्मदा का पानी गुजरात में पहुँचा है और उससे जो भी खुशहाली आई है। और ये भी एक संयोग है कि ये ज्ञान भी अमरकंटक में उद्गम हुआ है। मेरी अपनी फीलिंग्स में कहूँ तो भौतिक रासायनिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में पानी का एक बड़ा महत्व है। सबकी प्यास बुझाता है, सारी गंदगी धो देता है, और उसकी जो भी महिमा हम आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का हिस्सा है। वही भूमिका ज्ञान की हमारी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी के खालीपन को भर देती है, और जो भी उसमें कषाय कलमश, जो भी उसमें नेगेटिविटी है, उसको धो देता है। तो पानी की जो भूमिका फिजिकल वर्ल्ड में है, ज्ञान की वही भूमिका हमारी ज़िंदगी में है। और संयोग है कि गुजरात का पानी, और संयोग है कि गुजरात में ये ज्ञान अमरकंटक से ही उद्गमित हुआ। आदरणीय नागराज जी, जिन्होंने लगभग 20 साल की साधना के बाद समाधि हुआ, उसकी एक लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बात सामने आई है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये पूरा का पूरा दर्शन, जिसको कि जीवन विद्या शिविर के रूप में कहा जाता है, जो कि 7 दिन के एक आवासीय शिविर के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, ये शिक्षा और व्यवस्था के विकल्प को प्रस्तुत करता है। शिक्षा और व्यवस्था के विकल्प का मतलब है कि वर्तमान शिक्षा में तमाम तरह की कमियां हैं। इसको जय कृष्णमूर्ति से लेके तमाम हमारे जितने पूर्व दार्शनिक रहे, उन्होंने कहने की कोशिश की है। तमाम हमारे शिक्षाविदों ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की है कि शिक्षा में कमियां हैं। लेकिन जब ये सवाल खड़ा होता है कि बताइए क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 5th में क्या दें, 10th में क्या दें, तो फिर हमारे पास वही एक CBSE, ICSE या जो भी बोर्ड्स हैं, उसके साथ कुछ कविता, कहानी, कुछ चीज़ें हम पढ़ा देते हैं। उससे सब करने के बावजूद भी कोई उतना बड़ा परिवर्तन, जितने की एक पेरेंट्स की अपेक्षा अपने बच्चे के लिए है, जितने की एक देश की अपेक्षा अपने नागरिक से है, ऐसी कोई बड़ी अपेक्षा को पूरा कर पाने में हम असमर्थ हुए। पिछले सालों में ये देखने में आया कि नहीं, कुछ बेहतर होता है, लेकिन जैसी हमारी अपेक्षा है वो तो पूरा नहीं होता है। तो ये दर्शन एक शिक्षा के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो वो हमको एक आचरण देता है। शिक्षा का मतलब है कि पशु के लिए शिक्षा की आवश्यकता है क्या? शिक्षा की आवश्यकता पशु को है कि मानव को है? शिक्षा की आवश्यकता मानव को है, क्योंकि पशु के बच्चे में पशु का संस्कार बाय नेचर है, उसको अलग से कुछ बताना नहीं पड़ता है। मैं एक छोटी सी गौशाला चलाता हूँ। एक दिन शाम को दूध निकल रहा था और मैं गौशाला में बैठा था। गाय ने बच्चा दिया। थोड़ी देर में वो बच्चा उठा, अपने आप उठ के दूध पीने लगा। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये प्रकृति की भी बनावट अपने आप में कितनी पूर्ण है। यदि गाय का बच्चा बिल्ली के बच्चे के साइज का होता तो ये दूध कैसे पीता? सोचने की बात तो है ना। ये इतने साइज का पैदा होगा कि उठ के इसका मुंह थन तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन मानव का बच्चा अपने से उठ के दूध तक नहीं पहुंचता है, उसको पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि मानव का डिज़ाइन और पशु के डिज़ाइन में बेसिक डिफरेंस है कि मानव जो कुछ भी करता है वो समझ के आधार पर करता है, कुछ जानकर कुछ मानकर करता है। इसलिए मानव को शिक्षा की आवश्यकता है, पशु को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मानव को कोई आचरण देती है। शिक्षा मानव को कोई आचरण देती है। तो बेसिक चीज है कि शिक्षा की मानव के बच्चे को आवश्यकता है। शिक्षा से किसी प्रकार का आचरण मिलता है। इस आचरण के साथ वो किसी व्यवस्था में जीता है। सत्रह डिपार्टमेंट को मुझको नहीं पता, गुजरात की हालत बहुत अच्छी होगी, है ना, लेकिन बाकी सभी राज्यों को देखते हैं तो अपने अपने तरीके से बहुत सारी परेशानियां हैं। अब ये कि हमारी जैसी व्यवस्था है कि 17 डिपार्टमेंट को कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें चोरी नहीं करनी पड़ती, हम चाहें ना चाहें। तो पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है जो अंग्रेजी काल से भारत पे शासन करने के लिए बना था। तो बेसिकली शिक्षा और व्यवस्था का मतलब है कि आदमी जन्म से जैसा पैदा हुआ, आदमी इवॉल्व होता है, उसके इवॉल्व होने के लिए शिक्षा और व्यवस्था उसकी सहयोगी हो जाए।
शिक्षा और व्यवस्था एक आदमी के इवोल्यूशन में उसके लिए सहयोगी हो जाए, ये शिक्षा और व्यवस्था का मतलब है। अभी वर्तमान शिक्षा में देखने में, वर्तमान शिक्षा और व्यवस्था की बात करें तो वो आदमी के इवोल्यूशन के लिए सहयोगी है, या जैसा एक बच्चा अपनी मौलिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है, एक अपने नेचुरल स्वरूप के साथ पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? जन्म से हर बच्चा न्याय चाहता है। चाहता है? दो बच्चों को, एक को कम एक को ज्यादा दे दो, तुरंत दूसरा बोलेगा कि उसको ज्यादा मिला है। जन्म से हर बच्चा न्याय चाहता है। जन्म से हर बच्चा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मतलब है कि वो सही को समझना चाहता है, वो सही करना चाहता है, वो सही बोलना चाहता है। किसी माँ के पेट से कोई बच्चा झूठ लेके पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डिस्क्रिमिनेशन लेके पैदा नहीं होता, है ना। यदि आज एक 20 साल के युवा को देखते हैं, क्या वो न्याय के साथ जी पा रहा है? क्या वो न्याय के साथ जी पा रहा है? बल्कि उसको लगता है कि न्यायपूर्वक जीने से बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस करने के लिए तो कुछ और योग्यता की जरूरत है ना। तो न्याय के नजदीक आता है बिजनेस करते हुए कि न्याय से दूर जाता है? दूर जाना पड़ता है, आप चाहो ना चाहो तो भी, है ना। वो जिज्ञासु है। अब तो उसकी जिज्ञासा इतना ही है कि कार का नया मॉडल कौन सा है ना। और अपनी तो कोई पहचान नहीं है, जॉकी की चड्डी पहनता हूं कम से कम ये तो मेरी पहचान है। आजकल आता नहीं है ऐसा, बेल्ट में ऐसा दिखाते हैं जॉकी वाला। इतनी गरीबी आएगी ये कभी नहीं सोचा था कि शर्ट पैंट तो अब आप देखते नहीं हो, कम से कम चड्डी तो देखो। ये देश जो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, है ना, आत्मज्ञान, समाज सेवा, कहां पहुंच गए? जॉकी की चड्डी में आ गए। अब ये सही करना चाहता है? नहीं, ये सफल होना चाहता है, कुछ भी करना हो उसके लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ऐसा कह के मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी सिस्टम विशेष को दोष नहीं देता हूं, है ना। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं कि एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। हमारे विचार हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे मेरे विचार होते हैं वैसा मैं अपने शरीर को चलाता हूं। जैसे मेरे विचार होते हैं वैसा मैं अपने शरीर को चलाता हूं। ये सॉफ्टवेयर ही यदि अधूरा है, तो मैं शरीर से क्या करने वाला हूं? पूरा करूंगा कि अधूरा करूंगा? अधूरा करने के लिए मैं बाध्य हूं। तो आज थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। जितनी बात आपके सामने रखेंगे उसको कहने का आधार यह होगा कि एक सही का प्रपोजल, एक सही का प्रस्ताव जो इस अनुसंधान की रोशनी में सामने आया है उसको आपके सामने रखा जाएगा। आप उसको माने ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं है। आप माने ऐसी अपेक्षा नहीं है। जब हम 7 दिन का पूरा शिविर करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं, किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, किसी चीज का त्याग करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये करो, ये ना करो, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, ये उपदेश नहीं होगा। का मतलब है कि चाहिए शब्द 7 दिन में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो कुछ कहा जाएगा उसको आप माने ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि ये शिक्षा और व्यवस्था का विकल्प है, ऑल्टरनेट है। इससे क्या मिलने वाला है हमको? स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने का ज्ञान, विवेक और विज्ञान हमको उपलब्ध होता है, ताकि मैं अपने में, अपने परिवार और समाज में ठीक से जी सकूं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक इसको जी सकूं। तो स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने के लिए मानने से काम चल जाएगा कि जानना होगा?
जानना होगा। तो हमको चीजों को जानना है। जानने के लिए जो तरीका है वो जांचना है। जांचने के लिए धरती के सभी मानव में पहले से एक ताकत रखी हुई है, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण की ताकत मानव में पहले से रखा हुआ है। उस ताकत को यूज करना, शिक्षा और परिवार, हर बच्चे के लिए पहला शिक्षक उसका माँ बाप ही हैं, दूसरे के रूप में स्कूल के रूप में कुछ मिलता ही है। तो स्वनिरीक्षण की ताकत से मैं सही को पहचान सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझको मिल जाए, और जी के मैं सही को समझा हूँ, इसको मैं प्रूव कर सकूँ, ये आदमी के इवोल्यूशन का, ये आदमी के विकसित होने का मतलब है। तो इस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले कुछ संदर्भ मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं, जो पिछले कुछ दिनों में मेरा ध्यान ऐसा गया तो मेरे को लगा कि चलिए, तो गुजरात की ये पहली सभा है जिसमें मैं इस बात को शेयर करके बात को शुरू कर रहा हूं। देखिए, यदि हम एक परिवार को देखें, हम सबके परिवार हैं, हम सबके परिवार में हम एक जनरल आकलन करें कि हमारा बजट कहाँ जा रहा है, भोजन पे हमारा बजट कितना है, किस किस चीज़ पे हमारा बजट कितना है। यदि एक राज्य को देखें तो बहुत सारे परिवार ही हैं, यदि एक देश को देखें तो बहुत सारे परिवारों का ही समूह है। इस तरह से यदि बजट को हम अपने परिवार से जोड़ के समझना चाहेंगे तो हम उस पर दृष्टि इस तरीके से डाल सकते हैं। यदि भारत को पूरा देखें तो लगभग 84 लाख करोड़ का जीडीपी है। ये आंकड़े कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, बहुत लेमन स्टाइल से लिए हुए आंकड़े। भारत का टोटल बजट 84 लाख करोड़ का जीडीपी है, उसमें से 45 लाख करोड़ हमारे पास लोन है। टोटल लोन इस समय देश पे 45 लाख करोड़ है। हमारा ईयरली बजट 14 लाख करोड़ का है, जिसमें से कि 7 लाख रुपया टैक्सेस से आता है। 7 लाख करोड़ रुपया हर साल लोन फिर से आता है। तो इस बार 45 है तो अगली बार कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये हर बार ऐसे बढ़ेगा। और ये तो हुआ कि कहाँ कैसे आया ना, लगभग आधा टैक्सेस से आधा लोन से, टोटल मिला के हो गया 14 लाख करोड़। खर्चा कैसे हो रहा है? खर्चे में 30% ब्याज के रूप में वापस लौट गया। 14 लाख करोड़ में से 30% कहां चला गया? इंटरेस्ट। 20% डिफेंस, 20% सब्सिडी जो कि अभी बढ़ने वाली है, खाद्य सुरक्षा, और लगभग देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार विशेष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करने का यहां कोई आशय नहीं है। हम जिस अव्यवस्था में फंस गए हैं, भाई वोट चाहिएगा, वोट लेने के लिए कोई तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिस तरीके के तरीके अपनाना हमारी मजबूरी हो गई है, उस तरीके में ये सब सब्सिडी, ये सब चीजें बढ़ेंगी कि कैसे हम 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, अब ये भी फ्री मिलेगा, अब ये भी फ्री मिलेगा, है ना। ये सब हमारी मजबूरी, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? सब्सिडीज बढ़ने से, है ना, कुछ भाग उसमें जाएगा। ये मिला के 70% हो गया। तो 70% तो टोटल बजट का नॉन प्रोडक्टिव हो गया। इसमें से 10-12% और ऐसा ही है। लगभग जो अपने को काम का मिला वो लगभग 15% के आसपास मिल रहा है, कम ज्यादा। उसमें से आपके बहुत लोग जानते होंगे, एजुकेशन 1%, हेल्थ 1%, एग्रीकल्चर 1%, इंडस्ट्रीज वगैरह 1% में सिमट जाता है। लगभग या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, आधा एक % का फर्क होगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा, है ना। तो जितने, यदि हम समाज को देखें तो उसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं? किसी समाज को चलता हुआ देखें तो उसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। यदि समाज को देखें तो मोटे रूप में उसको इस सब की ज़रूरत है। उस सब में कितना लग रहा है? शायद लेस देन 10%। जिसमें पूरा समाज चलता है उसमें लेस देन 10%, और जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि और इसमें से भी कैसा, ये पूरा का पूरा लग रहा है, इसमें 50% तो लीकेज हो गया। इसमें से 50% तो लीकेज हो गया। उसमें से जो लगता है बाकी मिसयूज और मिसमैनेजमेंट, आधे अधूरे दिल से लगता है। तो मैं सिर्फ ये कह के किसी को दोष बिल्कुल नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन हम जिस अव्यवस्था में फंसे हैं, जहां फंसे हैं, उसकी पिक्चर कुछ ऐसी है।
अब ये जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर ये क्यों ऐसा हो गया है और कैसे ये ठीक हो सकता है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो चलिए, तो अभी की इन सारी स्थितियों को देखते हैं तो ऐसा एक पिक्चर सामने आती है, एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। अभी मैं व्यवस्था को लेकर बात कर रहा हूं। जब भी व्यवस्था को लेकर बात करते हैं तो किसको व्यवस्थित करने की जरूरत है? ये सारी व्यवस्था की बात किसके लिए हो रही है? मानव के लिए। मानव को जीना है और मानव की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, और वो उसको कैसे नियंत्रित रखा जाएगा। तो यदि व्यवस्था की बात करें तो वो कब ठीक होगा? जब मानव स्वनियंत्रित होगा, इसका नाम व्यवस्था बोलेंगे। यदि मानव पर नियंत्रित होगा, पर नियंत्रित होगा तो व्यवस्था कहलाएगा कि शासन कहलाएगा? हाँ जी, आप सभी से अनुरोध यह है कि थोड़ा सा मन लगाना होगा। नॉर्मली इस तरह की सभाओं में काफी मनोरंजन किया जाता है ताकि आपका मन लगा रहे। मैं मनोरंजन करने वाला कोई काम नहीं करूंगा, वो काम, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो जो कंटेंट है आपके साथ, हाँ, इसके बाद ये हो सकता है 3 घंटे का मनोरंजन एक काम हो सकता है, 3 घंटे में कुछ ऐसा जो कि लाइफ टाइम मनोरंजन की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है। मनोरंजन की आवश्यकता उन लोगों के लिए है जिनको जीना नहीं आ रहा है। जिसको अपने जीने में मजा आ रहा है उसको कहाँ मनोरंजन चाहिए? मैंने पिछले 18-20 साल में बोरियत शब्द नहीं देखा। मुझको किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मनोरंजन का मतलब है कि आपको खुशी कैसे मिलती है उसका पता नहीं है। तो कम से कम ये देश तो मनोरंजन वाला नहीं था। देखिए, तीर्थ और टूरिज्म 2 शब्द हैं। हमारे देश में क्या प्रथा रही? तीर्थ की रही कि टूरिज्म की रही? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तो तीर्थ जो है सच्चे सुख की बात करता है, जिसको पाने के बाद मनोरंजन बहुत छोटा है। टूरिज्म बहुत छोटे सुख की बात करता है ना, और जो कि आदमी की चेतना को इवॉल्व होने की तरफ ले जाता है कि नीचे गिरने की तरफ ले जाता है। मैक्सिमम टाइम वो नीचे गिरने की तरफ ले जाता है। तो हमारी परंपरा तीर्थ की परंपरा है, जिसमें नए स्थानों पे जाना होता है, नए लोगों से मिलना होता है। जाते हैं तो खाना पीना होता ही है, जाते हैं तो घूमना फिरना। तो जितना टूरिज्म में होता है उतना तीर्थ में हो ही जाता है। प्लस उससे कुछ एक्स्ट्रा भी होता है जो सही अर्थों में मेरी जिंदगी की जरूरत होता है। तो इसलिए ये भाग आपका है। आदमी स्वनियंत्रित होकर जिएगा उसको व्यवस्था बोलेंगे कि पर नियंत्रित होकर जिएगा उसको व्यवस्था बोलेंगे? तो आदमी स्वनियंत्रित होकर जिएगा, इसका नाम व्यवस्था है। आदमी पर नियंत्रित होकर जीता है, इसका नाम शासन है। कैसा? अभी हम क्या भाषा प्रयोग करते हैं? शासन, व्यवस्था। ये शासन एकदम अलग चीज है, व्यवस्था एकदम अलग चीज है। कैसे है व्यवस्था? थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। यदि 5 को देखें और 5 की सिस्टम, अभी हमको ये सब देखने का मतलब यही है कि हमको उनका रूट पता चल जाए कि चीजें कहां से गवर्न हो रही हैं, उसका पॉजिटिव क्या है, उसका अधूरापन क्या है, ताकि हम उसके अधूरेपन से मुक्ति पा सकें। परिवार में हम कैसे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? परिवार में हम अपने बच्चों को नियंत्रित करने के लिए या एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए, पति पत्नी में, या हम पे कोई नियंत्रित कर रहा है परिवार में, तो कितने टूल्स उपयोग कर रहे हैं? भय, प्रलोभन, आस्था। परिवार में हम तीनों यूज कर रहे हैं, भय, प्रलोभन, आस्था। कैसे? एग्जाम्पल देके थोड़ी बात कर सकते हैं? बच्चा नहीं मानता तो लास्ट में बोलते हैं देख परिवार की इज्जत की ख्याल रख। इसके सिवा और हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये हमारा अंतिम हथियार है कि देख भाई परिवार की इज्जत का ख्याल, परिवार की इज्जत का ख्याल रखना। ये क्या चीज है? आस्था का प्रयोग है ना। 12th में इतने मार्क्स आने से गाड़ी दिलाऊंगा, है ना, और शाम को पप्पा को बता दूंगी। पप्पा ना हुए गब्बर सिंह हो गए। पहले हमारे जमाने में पप्पा गब्बर सिंह हुआ करते थे।
आजकल बच्चे गब्बर सिंह हो गए। कितना स्टाइल बदला है। हमको अपने बचपन में कुछ मांगना होता था तो बहुत मम्मी को बताना होता था, फिर मम्मी पापा का मूड देख के अच्छे मुहूर्त में पापा को बात रखती थी, उधर से प्रस्ताव टर्न डाउन हो ही सकता है, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं थी, फिर दोबारा रखा जाएगा। अभी कैसा है, बच्चा खाना खाते खाते बोलता है पापा जरा पानी ले आना। तो अपने बचपन में हम आज्ञाकारी बेटे थे, अभी हम आज्ञाकारी बाप हैं। ये अच्छी स्थितियां हैं, इसमें कुछ खराब हो गया ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। एक वो परंपरा थी जब बोले भय बिन होय न प्रीत। ये भय बिन होय न प्रीत सुना है ना सभी लोगों ने? ये व्यवस्था का सूत्र है कि शासन का सूत्र है? ये शासन का सूत्र है। तो पहले परिवार में भी यही माना गया कि शासन पूर्वक सब कुछ नियंत्रित होगा। आज 30 साल बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने सभी टीचर्स को लेटर लिखा है कि आप हाथ में डंडा नहीं रख सकते और आप किसी को मारेंगे नहीं। परिवार तो दूर की बात है ना? पहले टीचर्स जाके, पेरेंट्स जाके टीचर को बोल के आते थे कि इसको अच्छे से पीटना। उनको लगता था कि पिटने से बच्चा ठीक होता है। अभी ऐसा है? अभी काफी चीजें बदली हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 30 साल में, 40 साल में हम जैसा आदमी के साथ जिए, हमारे जो निष्कर्ष थे वो गलत साबित हुए, इसलिए बच्चों के साथ हम फ्रेंडली हो गए, इसलिए हम कुछ आगे चीजें पुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भय, प्रलोभन, आस्था, भय नहीं चला, प्रलोभन काम नहीं कर रहा है, आस्था काम नहीं कर रहा है। सारे भय, प्रलोभन, आस्था यूज करने के बावजूद फैमिली वार्मिंग बढ़ रही कि घट रही? फैमिली वार्मिंग। इसका मतलब ये सारे टूल्स हमारे लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। समाज में देखें तो कितना टूल्स यूज होता है? समाज में कितना टूल यूज होता है? हाँ जी, पीछे वालों। तीनों, परिवार और समाज एक ही फैलाव है, तो बेसिकली तीनों यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली परिवार जो है भय, प्रलोभन, आस्था आधारित शासन है। मुखिया परंपरा परिवार में रही है। समाज भी भय, प्रलोभन, आस्था आधारित साधन है, शासन है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? आस्था आधारित शासन है। भय, प्रलोभन उसमें आस्था प्रधान है, भय, प्रलोभन उसमें है ही है। व्यापार क्या है? प्रलोभन आधारित है, बाकी आस्था, बाकी दोनों तो रहेगा ही। तीनों से मुक्ति मिल जाएगी एक साथ, ऐसा नहीं है। एक डोमिनेंटली यूज होता है, बाकी दोनों साइड में यूज होते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? भय, प्रलोभन, भय आधारित है। शासन जो है पूरा वो मेनली भय आधारित है, बाकी फिर दोनों उसमें है ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी ये 5 व्यवस्था के अलावा हमारे पास और कोई व्यवस्था है नहीं। ये पांचों व्यवस्था का जो ऑपरेशनल टूल है, जिनके आधार पे हम मानव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो या हम बिना जान के नियंत्रित करते हैं। मानव को जानकर ऐसा कर रहे हैं कि बिना जाने ऐसा कर रहे हैं? मानव को बिना जाने हम भय, प्रलोभन, आस्था से मानव को परिवार में, समाज में, धर्म के सहारे, व्यापार में, राजनीति में नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारे इन सारे प्रयासों से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये हमारी वर्तमान स्थिति है ना? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस धरती पे मानव उपलब्ध है। मानव, देखिए इस चीज को अपने में देखिए, हम जितने सुख के साथ होते हैं उससे अधिक सुख में जीने की कामना हमेशा हम में बनी ही रहती है। यह है ना? हम जितने सुख के साथ होते हैं उससे अधिक सुख के साथ जीने की कामना हर मानव में बनी ही रहती है। यही उसके विकास के लिए मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन मैन मेड है कि बाय नेचर है? ये मोटिवेशन बाय नेचर है, क्योंकि सभी मानव में बना हुआ है। तो इसका इतना ही मतलब है कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। जो भी हमारे पास था उसको हमने प्रयोग किया है, उसकी जो भी अच्छाइयां हैं, इसकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। क्या अच्छाइयां हैं? हमारी आस्था परंपरा ने हमारे बीच में संबंधों की खुशबू को आज भी जिंदा रखा हुआ है। देखिए, मैं तो बाहर बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन ये वो देश है जहां एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ आजीवन पवित्रता से जिएंगे, ऐसे कितने प्रतिशत लोग मानते होंगे?
चाहे विचार में गलत चलता हो, चाहे मौका मिलने से कुछ कर भी लेते हो, लेकिन इसके बावजूद सही क्या है? सही तो यही है कि एक पति पत्नी के साथ में आजीवन पवित्रता से जिएंगे। ये मान्यता भारत में कितने प्रतिशत लोगों में स्वीकार होगी? लगभग 99-100%, है ना। अब कुछ चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमारे में ये मान्यता स्वीकार है। ये हमारी ये चीज हमने पैदा किया पुरुषार्थ से, हमारी पैदा की हुई नहीं है, है ना। मैं जिंदगी के उस दौर से गुजरा जब जिंदगी में सब कुछ चला जाता है, और उस दौर में मेरे को संबंधों की वो खुशबू समझ में आई कि कितनी बड़ी चीज लेके हम बैठे हैं, लेकिन सांस लेते हैं तो कहाँ उसकी वैल्यू पता है कि मैं सांस लेता हूँ, जब तक क्राइसिस ना आ जाए। तो जब जिंदगी पे कोई खराब दौर गुजरता है, बुरा दौर गुजरता है, तब संबंधों की वो खुशबू का एहसास होता है कि किस खुशबू के साथ जी रहे हैं। हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि कल को मेरी किसी एक्सीडेंट में दोनों टांगें कट जाएंगी, मैं अपाहिज हो जाऊंगा और मेरी बीवी मेरे को छोड़ के इसलिए चली जाएगी कि अब तुम्हारे पास 2 टांगें नहीं हैं और अब तुम कमाते नहीं हो। कैसा? ये इनसिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, ऐसा ख्याल हमारी कल्पना में नहीं आता है। मेरी पत्नी को दूसरा आदमी ज़्यादा सुंदर दिख जाएगा और रोज किसी और को देखने निकल जाएगी, ऐसा ख्याल हमारे पास नहीं आता, है ना। जिंदगी है, जिंदगी में चलते कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा ख्याल हमारे मन में रोज नहीं आता। तो संबंधों में जो सिक्योरिटी है, संबंधों की जो आदमी की ताकत है, वो एक बड़ी ताकत हमारे पास है, जो जिंदगी में बड़े बड़े, जिसको कहना चाहिए क्राइसिस से आदमी गुजर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसका है। जो अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरे होंगे, है ना, उन लोग उस बात को ज़्यादा इंटेंसिवली फील कर सकते हैं कि किसी का अपना होना कितनी बड़ी ताकत है। वो चाहे गुरु के रूप में है, पिता के रूप में है, दोस्त के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बच्चे के रूप में है, किसी भी संबंध के रूप में मूल्यांकन कर सकें। क्या लगता है अभी हम उसका ठीक ठीक मूल्यांकन करके आने वाली पीढ़ी को सौंप पा रहे हैं कि वो घट रहा है? हमारी आस्था की पूंजी हमसे आने वाली पीढ़ी में बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, पर जिनको हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और वो हम तक ही छूट जा रही है। तो काम की बात ये कि जो भी हमको अपनी आस्थाओं से श्रेष्ठ मिला है, उनका सम्मान करते हुए, उनको ठीक से पहचानते हुए, लेकिन जो उसमें अधूरापन है, कैसे हम उसको पहचानें। तो हमारी यात्रा कैसी है? हमारी यात्रा कैसी है? यदि एक लाइन में कहें तो हमारी यात्रा आस्था से विश्वास की यात्रा है। जो भी श्रेष्ठ हमने बिना जाने माना हुआ है, अपने बच्चों को जानकर समझा पाएंगे कि बिना जाने ऑर्डर दे देंगे और बच्चे मान लेंगे? देखिए, अब वो जमाना गया। हमारे समय में यदि पिता ने कह दिया कि हमारे धर्म में ऐसे ही लिखा है, हमारी परंपरा में ऐसे ही होता है, यही हमारी परंपराएं हैं, तो हमको लगता था कि अब कुछ मानना पड़ेगा। अब कैसा है? अब तो लॉजिक पूछेगा, क्यों ऐसा करूं? और यदि हम नहीं समझा पाएंगे तो उसको जो ठीक लगेगा वो उस पर चल देगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? एक बड़ा चेंज आया है। क्या चेंज आया? जैसे हो सकता है कितने साल पहले इस जमीन पे खेती होती होगी? कितने साल पहले इस जमीन पे खेती होती होगी? कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले। आज खेती हो सकती है? अब इस पे फर्श लगा हुआ है। तो 25, 30, 50 साल पहले हमारी मनोभूमि कैसी थी? आस्था की मनोभूमि थी। अभी मनोभूमि कैसी हो गई है? ये आधुनिक शिक्षा ने आधुनिक शिक्षा की एक बड़ी देन है। इसने तर्क को एंटरटेन किया, धर्म ने तर्क को एंटरटेन नहीं किया। ये बात पहुंचती है? धर्म ने तर्क को एंटरटेन नहीं किया, विज्ञान ने तर्क को एंटरटेन नहीं किया। बेसिकली विज्ञान का जन्म धर्म के प्रति प्रतिक्रिया से पैदा हुआ। विज्ञान कहां से पैदा हुआ? जब धर्म में किन्हीं बातों को रूढ़िवादी बातें कहा गया और किसी आदमी ने देखा कि नहीं, रियलिटी ऐसा नहीं है। गैलीलियो ने देखा कि रियलिटी ऐसा नहीं है, उसने कहा भी रियलिटी ऐसा नहीं है, है ना। तो बेसिकली धर्म की प्रतिक्रिया में विज्ञान पैदा हुआ। एक जमाना था जब विज्ञान को अपनी बात करने के लिए धर्म से परमिशन लेना होता था। आज एक जमाना है कि धर्म को अपनी बात करने के लिए विज्ञान से परमिशन लेना पड़ता है। इससे यह समझ में आया कि हमारी आस्था की परंपरा ने जो भी हमको श्रेष्ठ दिया,
उसके बावजूद आज हमारी मनोभूमि आस्था की मनोभूमि से तर्क की मनोभूमि में बदली है। तो क्या लगता है, तर्क की मनोभूमि पे अब आस्था के प्रयोग सफल होंगे? अब मुश्किल, आने वाली पीढ़ी के साथ मुश्किल है, और इनके साथ तो जो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, इनके बच्चों के साथ तो और मुश्किल है। तो ये समझ में आया कि जितनी तेजी से परिवेश बदल रहा है, देखिए आज हम ये नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों, पहले किसी को आई लव यू बोलने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, और कई बार बोलने की हिम्मत करते थे, कुछ और बोल के चले आते थे। सब अपने अपने दिन याद कर लो। आजकल कैसा है, आई लव यू लिखा, एक को नहीं 10 को दबा दिया, अब 5 का तो रिस्पॉन्स आएगा। 5 में से जब तक 3 नाराज होंगे तब तक 10 को और भेज दिया। तो आजकल क्या मल्टी चैनल है। तो आज हम ये नहीं कर सकते कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आज मीडिया, मोबाइल है ना। अब माँ बाप का सम्मान पहले अभी से ऐसा भी था कि बच्चों को बहुत कुछ बताते थे, चंदा मामा की कहानियां। अभी बच्चों के पास गूगल नाम का ऋषि है, गूगल ऋषि, और बाप को उसके सामने बहुत कम आता है। अब बच्चे को कुछ भी पूछना है, वो बाप पे भरोसा करेगा कि गूगल ऋषि पे भरोसा करेगा? गूगल ऋषि पे करेगा। अब बाप क्या कर सकता है? पैसे दे दो बस। तो अब आपकी भूमिका पैसे देने की बची है। ऐसा घर में साफ साफ दिखाई देता है ना, जैसा बच्चा 5th से ऊपर जाता है, 5th 6th से ऊपर जाता है, तो आप देखिए घर में बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि पैसे दे दो, बाकी सब ठीक है, बाकी मैं सब समझता हूं। तो इस बदलते हुए परिवेश में तमाम इंटरनेट, तमाम SMS, तमाम सारी मीडिया की दुनिया, बच्चे का वो रूम में नहीं है, वो रूम में नहीं है, रूम में होते हुए भी वो किसी और की कहीं और है, और कहाँ है वो आपको भी पता नहीं है। तो इसका मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अब वो जमाना नहीं है कि अब चीजों को विड्रॉ किया जा सके। क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? समझ। केवल एकमात्र चीज कि उसको हम, उसके सामने हम चीजों को ठीक से रख सकें, वो ठीक से समझ सके, अपने सही गलत को पहचान सके, आगे ठीक से निर्णय ले सके। केवल एकमात्र रास्ता हमारा। अब भय काम करेगा, प्रलोभन काम करेगा, आस्था काम करेगा? अब नहीं करेगा। केवल एक ही चीज काम करेगी कि वो किसी चीज पे कन्विंस्ड हो जाता है, वो किसी चीज को करता है कि हाँ ये ठीक है, तो फिर वो आगे सोचेगा कि कैसा करना है। तो जो हमारी तैयारी थी अपने बच्चों के साथ जीने की, पति पत्नी संबंध में जीने की, देखिए पति पत्नी संबंध में जो जहां शिक्षा कम है वहां प्रॉब्लम ज्यादा है कि जहां दोनों पति पत्नी शिक्षित हैं और दोनों कमाते हैं वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। जनरल देखेंगे कोर्ट में डाइवर्स के मामले वहां ज्यादा हैं जहां पति पत्नी दोनों क्वालिफाइड हैं और दोनों जॉब में। यदि जनरल आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशन है। इसका मतलब है कि हम कुछ पहले झेलने की क्षमता ज्यादा थी, क्योंकि हमारी आस्था ने हमको झेलने की क्षमता दी। बाप लड़की को विदा करता था तो बोल के भेजता था कि बेटी तेरी अर्थी वहां से उठेगी, तेरा घर वही है। अभी बोलता चिंता नहीं करना, जब मर्जी आ जाना, अपना ही है। किसकी जिंदगी में वो दौर नहीं आया है जब पति पत्नी के साथ 1-2 साल, 2-4 साल कुछ कम ज्यादा होता है, धीरे धीरे दोनों समझ लेते हैं एक दूसरे को, भाई कैसा एडजस्ट करना है, धीरे धीरे समझ लेते हैं, उसके पहले ही विड्रॉल हो जाता है। अभी झेलने की जो कैपेसिटी घटी है, तो इससे बहुत सारी पुरानी चीजें घटी हैं, नई चीजें आई नहीं, केओस की तरफ चीजें जा रही हैं। रायपुर में अग्रवाल समाज है, हमारे अच्छे संबंध हैं सब लोग के साथ, कभी कभी अपने बड़े प्रोग्राम में कभी कभी बुला लेते हैं। तो समाज के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शादी में 1 से 4 करोड़ 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं और बेटी पता चले हनीमून से वापस आ गई। हाँ, अब ये बाप के लिए तो पैसा फिर से लग जाएगा, लेकिन ये फिर से दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो आदमी के साथ जीने का आधार अब क्या होगा? पहले तो पति परमेश्वर हुआ करता था, आजकल तो नहीं है ना। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बिल्कुल फंडामेंटल हैं कि आदमी के साथ जीने का आधार क्या होगा, और आदमी का अपनी आवश्यकताओं को पहचानने का आधार क्या होगा। केवल 2 ही क्वेश्चन। पूरी एजुकेशन, पूरी परंपरा इन 2 क्वेश्चन को ठीक से आंसर कर दे
तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। नहीं तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें तो बहुत हैंडल करने की सीमा में नहीं दिखाई दे रही हैं, है ना। तो सारी बात यहाँ के निकली। क्या रास्ता निकला? क्या रास्ता निकला? एक ही जीने का मतलब है कि परिवार में एक आदमी के समझदार होने से काम चलेगा कि सभी के समझदार होने से काम चलेगा? अब दादागिरी नहीं चलेगी। चलिए, ये तो था कथा व्यथा, और कथा होती है, कथा में एक व्यथा होती है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कुछ लाइनें मैं बोलता हूं, उनको ठीक से सुनिए और कुछ कमी होगी तो बताइए। जैसे आपने बताया कि अभी समझने के द्वारा ही काम चल सकता है, तो आज के नवयुवक जो हैं वो समझने की बजाय सुनने में भी विश्वास नहीं है, तो समझ देंगे तो कहाँ से? हाँ जी, तो एक तो क्वेश्चन मार्क अब ये उठ गया कि वडील समझे हुए हैं कि नहीं समझे हुए हैं, ये टेस्ट होना है। और दूसरा वो सुनना ही नहीं चाहते ना। हाँ, वो सुनना तो बहुत कुछ चाहता है ना। तो दोनों शक आपका ठीक है। तो इसमें से पहला क्रॉस चेक ये होगा कि वो क्यों सुनना नहीं चाहता, नंबर एक। नंबर दो, वडील जो बोलते हैं वो ठीक है कि नहीं है ना। वडील ठीक बोलते हैं और वो सुनता नहीं है, फिर वो कैसे सुनेगा, उस पर सोचेंगे। तो थोड़ी चर्चा को देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चलिए, आप ही का आंसर इस चर्चा में मिलेगा। देखिए, दो हेडिंग डालता हूं, जिंदा रहना और जीना। बोलिए, दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अलग अलग है? जिंदा रहना और जीना। जिंदा रहने में घिसटता है और मजबूरी है। चलो, जीना क्या है इस पे बात करते हैं। जीना क्या है? हैं? अपनी चॉइस से जीना। और बोलिए, एंजॉयमेंट और मस्ती, हर पल जीना दूसरों के लिए, और लाइफ में सेटिस्फेक्शन। कितना? संडे की रोज कितना चाहिए? 24 आवर्स, 24/7, है ना। हाँ, और वो संभव हो तो 24/7 हम सम्मान से जी सकें, हम विश्वास से जी सकें, हम अभाव से मुक्त होकर जी सकें, हम भय से मुक्त होकर जी सकें। एक क्षण भी अपमान का, भय का, अभाव का उसके साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? झेलना होगा। तो इसका नाम, इसी को बोला नंबर एक, स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन रिलेशंस में, संबंधों में विश्वास। और तीसरा कहा, अभाव से मुक्ति। तो इसको बोला कि शिकायत को आप क्या बोलते हो? फरियाद ना। हाँ, फरियाद लिखता हूं, थोड़ा थोड़ा मेरा गुजरातीकरण हो जाएगा। फरियाद मुक्त संबंध और अभाव तो ठीक है, अभाव मुक्त परिवार। इतना हमको चाहिए, इतना हमको चाहिए कि धरती के हर परिवार को चाहिए, हर परिवार को चाहिए। तो फरियाद मुक्त संबंध पे तो हमने कुछ बात की। चाहना में कैसा? वसुधैव कुटुंबकम। होने के रूप में कैसा? एक संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त आजीवन रहता है, ये कह पाना मुश्किल है। तो इसकी तो हमने स्थिति देखी। थोड़ी सी अभाव मुक्ति को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास 3 शब्द हैं, गरीबी, अमीरी, समृद्धि। गरीबी का डेफिनेशन, अभाव। तो मैं लिख देता हूं कि साधन
साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। ये ठीक है? साधन विहीन बराबर है, दुखी जरूरी नहीं है, फिर वो कुछ और हो जाएगा, फिर वो गरीब नहीं, फिर वो गरीब क्यों कहलाएगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा। तो साधन विहीन है तो क्या चीज है? साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? तो किसी व्यक्ति को साधन की कमी हो सकती है, लेकिन हो सकता है बिल्कुल उस कमी के लेके कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कमी है, मैं पहचानता हूं, कैसे दूर करना है तय कर लूंगा। एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि कमी नहीं है, लेकिन इतनी कमी का एहसास है तो साधन विहीन, दुखी भी है, दरिद्र भी है, दूसरों को अपने आप से कम भी मानता है। अमीर की क्या परिभाषा होगी? हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। अमीर की परिभाषा क्या होगी? साधन है। तो साधन संपन्न, जैसा आप बोलो लिख देता हूं। आगे क्या लिखूं? है दुखी, और आगे क्या लिखूं? है देखिए, अमीर को देखें तो उसकी कमी कितने की और कमी का एहसास कितने का, यदि उसको सॉलिड में नापना चाहें तो गरीब की कमी और कमी का एहसास कितने का हो सकता है? कुछ हजारों का, कुछ लाखों का। अमीर जितना साधन की कमी को महसूस कर सकता है और जितना एहसास हो सकता है वो कितना हो सकता है? अरबों का। तो क्या लगता है, ये छोटा गरीब, ये बड़ा गरीब? इस एक की अमीरी में लाखों की गरीबी दबी है। इस एक की अमीरी में अब इस जो अव्यवस्था की जड़ें दिखाई देंगी आपको। सुबह एक सज्जन और आए थे, बहुत अच्छी उन्होंने बातें की, भरत भाई शाह, है ना। तो भरत भाई शाह कह रहे थे कि लोगों को, कुछ लोगों के पास बहुत इकट्ठा हो गया है, कुछ लोगों के पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। उनमें एक सज्जन थे जो अमेरिका कुछ साल रहे थे, इंजीनियर थे, फिर भारत आके कुछ अच्छा करने की सोचा, और ठीक ढंग से यदि करना चाहा तो फिर कितनी मुश्किलें आती हैं, ये सिस्टम कैसे काम करता है, ऐसी बहुत सारी बात। तो मैं कहता हूँ यदि कुछ ही लोगों को ये समझ में आ जाए कि वाकई में मेरी ज़रूरतें कितनी हैं, तो मैंने कहा था दो ही क्वेश्चन है हमारे पास। आदमी का आदमी के साथ जीने का आधार क्या होगा? हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से? जोर से बोलो। अपनों से। ये दुख पाने के लिए बनाए थे कि सुख पाने के लिए? ये आपको दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हो? आप इनको सुख देना चाहते हो कि दुख देना चाहते हो? ये तो क्या कविता हो गया। हम अपनों को सुख देना नहीं, दुख देना नहीं चाहते, वो हमको दुख देना नहीं चाहते। हम सुख के लिए इकट्ठा हुए हैं और बहुत सारे सपने लेके इकट्ठा हुए हैं, फिर भी नहीं दे पाते, और जबकि देना चाहते हैं। किसी की भी ना सास बहू का, पति पत्नी का, किसी की दो का झगड़ा हो गया, उनको अलग अलग बैठ के सुनो। जब इसको सुनोगे ना ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, फिर अलग से इसको सुनो तो लगता है ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अब दोनों ठीक है तो झगड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि जब वो बता रहा होता है तो उसने क्या किया वो नहीं बता रहा होता है, उसकी इंटेंशन क्या थी वो बता रहा होता है। ये भी अपनी इंटेंशन बता, तो इंटेंशन तो दोनों की ठीक है कि दोनों एक दूसरे को दुखी करना नहीं चाहते, इंटेंशन तो यही है। उसके बाद भी सुख तो नहीं मिला, बल्कि अपनों से दुख मिला। जब मैं जॉब में था, मेरा 89 का पास आउट है, 3 साल मैंने जॉब किया दिल्ली में। तो मैं 3 साल में मैंने भी जॉब देख लिया, पेट काफ़ी भर गया था जॉब देख के। मैं बेसिकली किसान का बेटा,
तो छत और रोटी के लिए तो कभी सोचना ही नहीं था। किसान का बेटा छत और रोटी के लिए कभी नहीं वो बेचारा मरा पहचान के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इस सभा में भी होंगे, जो बढ़िया अपने गांव में ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे, उसको छोड़ के चले आए, अब थक थक आके वापस सोच रहे हैं कि कुछ और सोचेंगे। तो हम मरे अपनी पहचान के चक्कर में, है ना। तो काम की बात इतनी निकली कि हमको कभी भोजन को लेके, उसको लेके इनसिक्योरिटी नहीं थी। जॉब में आए तो पता चला 2 वक्त की रोटी है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। मीनिंगफुल दिल्ली में रह के और मीनिंगफुल सोचना, 4 घंटे आने जाने में, 5 घंटे, उसके बाद 8 घंटे की जॉब, किसको फुर्सत कुछ अच्छा सोचे। तो मेरे को जिंदगी जॉब से काफ़ी बोरियत और काफ़ी मन टूटा, क्या किया जाए ज़िंदगी में। तो लगता था कि ज्ञान से कुछ होगा, ज्ञान के लिए साधुओं को देख के आकर्षण होता था। तो मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, कंपनी के काम से कहीं कहीं कंप्यूटर इंस्टॉल करने, ठीक करने कहीं कहीं जाना होता था नॉर्थ इंडिया में। तो स्टेशन एक अच्छी जगह होती थी जहाँ फुर्सत के कुछ क्षण होते थे। तो स्टेशन पे साधु महाराज दिख ही जाते थे। तो मैंने एक तरीका अपनाया था कि 1 दर्जन केला खरीदा और बाबा के पास पहुंचा। 1 दर्जन केले में दोस्ती हो जाती थी। फिर मैं धीरे से पूछता था, आप साधु क्यों हो गए? क्वेश्चन एक ही था, क्योंकि मैं भी उधर सोच रहा था कि इधर ही चला जाए अब। तो पहले जो लोग गए उनका हालचाल पूछ लूं। तो मैं मैक्सिमम ने बोला कि घर के क्लेश से तंग आके घर छोड़ के चले आए। अब मैं सोचता था ये लोग ज्ञान की तलाश में आए होंगे। तो मैक्सिमम लोग अपनों से दुख पाके साधु हुए। ज्ञान की तलाश में हुए होंगे, मेरे को कम लोग मिले, लेकिन मैक्सिमम लोग अपनों से ही दुख पाके सुसाइड किए, डिप्रेशन में गए, घर छोड़ के चले गए, कहीं और चले गए। और हम सभी बुजुर्गियत में हम सबकी दिशा यही होने वाली है। तो पहले से कोई जगह तलाश करके रखें जहां मन ठीक से लग जाए, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं उसमें संभावना यही ज्यादा है। तो साधन संपन्न लिखवाया आपने। ये साधन संपन्न हूं, ये अमीर को खुद को लगता है कि उसके पड़ोसी को लगता है? गरीबी का हाल देखो। तो ना तो बेचारा ये साधन संपन्न हुआ, इसके पड़ोसियों को लगता है कि इसके पास पर्याप्त है। ये तो अपनी तुलना किसी दूसरे से किया ही रहता है, तुलना करके अपने आप को छोटा माने ही रहता है और अधिक के लिए प्रयासरत रहता ही है। तो इसकी गरीबी ने हमको बहुत परेशान किया है। हम गरीब की गरीबी से परेशान हैं कि अमीर की गरीबी से परेशान हैं? इस धरती पे अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी है। कैसा? 4 साल नहीं, 10 साल पहले तक धरती की 50% प्रॉपर्टी 4% लोगों के हाथ में थी। अब ये लगभग 2% के हाथ में। 50% इस पूरे धरती का। और भोगने के रूप में लगभग धरती का 87 या 88% रिसोर्स, कम ज्यादा 12% लोग भोगते हैं और लगभग 12% रिसोर्स को 88% लोग भोगते हैं। लगभग रेशो ऐसा है। देखो, हम आप सब लोग किन्हीं परिवारों में सुरक्षित लोग हैं, जिनकी छत सुरक्षित है, जिनकी रोटी सुरक्षित है, इसलिए हमको इस तरह की सभाओं में बैठ के सुनने का अवसर उपलब्ध है ना। उनसे पूछ के देखिए जिनके यहाँ शाम को रोटी है कि नहीं है, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, घर में पैसा नहीं है, बच्चा आगे पढ़ना चाहता है ना। परिवार में इतना क्लेश है, तमाम तरह की, ना वैचारिक कोई स्थितियां हैं, ना आर्थिक कोई स्थितियां हैं। तब आदमी को पता चलता है कि ये अव्यवस्था का क्या मतलब होता है ना। हम इसके शिकार कम हैं तुलनात्मक रूप से। तो चलिए, तो अमीर का हाल पता चला। समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि का मतलब साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। इस समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। पहुंचा पीछे तक? अभाव का अभाव मतलब
कितने परिवार आपकी जानकारी में ऐसे हैं जिनके सभी सदस्य, जिनके सभी मेंबर्स हमेशा इस फीलिंग के साथ हैं कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उससे अधिक उपलब्ध है? सभा की मर्यादा है कि 1% तक रखना पड़ता है ताकि कोई चढ़ाई मत करे। तो अब आप देख लीजिए, है ना, हम लोग एक लंबी परंपरा को जीते हुए लोग हैं, काफ़ी ज्ञान की परंपरा को जीते हुए लोग हैं, है ना। इन सब के बावजूद एक परिवार ऐसा मिलना जिसके सभी सदस्य, मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, है ना, सभी एक साथ ये फील करते हों कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उससे अधिक उपलब्ध है? हाँ, नहीं, बात आपकी ठीक है। चलिए मान लीजिए आपकी एज में आपको, हाँ जी, बिल्कुल, खुद उसको इम्प्लीमेंट मैंने खुद किया सब जी। तो देखिए, ये हमारी आस्था की, जो मैं कह रहा था कि हमारी आस्था की परंपरा की खूबसूरती है कि किन्हीं परिवारों में ऐसे लोग मिल जाएंगे, पति भी मिल सकती है, पत्नी भी मिल सकती है, जिसको ये लगे कि पर्याप्त है। पत्नी को लगता है पर्याप्त है तो पति को लगता है कि नहीं, और यदि एक आदमी को लगता है कि नहीं तो परिवार में शांति रहेगी कि अशांति रहेगी? अशांति रहेगी। आपको लगता है ठीक है कि नहीं, बच्चे बोलेगा नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारी आस्था की परंपरा से जिन भी साधनाओं से हम गुजरे, जिस भी तरीके से हम गुजरे, उसको उसमें हमको इक्का दुक्का लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको लगता है कि पर्याप्त है। लेकिन ऐसा करके ऐसा जीकर वो अपने आप, अपने परिवार का विश्वास पाए कि विरोध पाए। अक्सर विरोध की स्थितियां ऐसी जगहों में अक्सर बनती हैं, क्योंकि मैं वही कह रहा था कि जो खूबसूरतियां हमारे पास अपनी परंपरा से है, उसको भी हम अपने बच्चों को कैसे दे सकें, अपने बच्चों को ना दे तो पड़ोसी के बच्चों को दे दें, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे दे सकें, उसको देने के लिए हमारे पास तरीका नहीं। अब यदि उसको भी तभी समझ में आएगी, तब तक तो संसार का तो कर्मकांड कर ही देगा तो रोज कर्मकांड में लगा ही है। तो जब तक समझ में आएगा तब तक तो संसार को निपटा देगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो भी बात हमको समझ में आई है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा दे सकें। हम बोल रहे हैं कि बच्चे का मन तो 5 साल में एक बच्चे का मन तैयार हो जाता है, उसके बाद तो वो फैलता है। अब 5 साल में उसको तो जो समझना था समझ लिया उसने, उसके बाद तो दौड़ेगा उस पर 50 साल। तो इसको कहा आवश्यकता से अधिक होने का भाव। आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो क्या लगता है, अब हम बात कर सकते हैं जिंदा रहने और जीने पे। ये गरीबी अमीरी में से जिंदा रहने में क्या आएगा? गरीबी अमीरी में से जिंदा रहने में क्या आएगा? है गरीबी अमीरी में से जिंदा, अब 3 शब्द हैं। गरीबी को कहां लिखूं, अमीरी को कहां लिखूं, समृद्धि को कहां लिखूं? इसको कहा समृद्धि। अब मेरे को लगता है काफी चर्चा हो गई है। समाज में कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जीते होंगे, क्या लगता है, क्या रेशो है? बोलिए बोलिए। है 90-10। ये तो बहुत अच्छा रेशो है। समाज में कितने प्रतिशत लोग हैं जहां फरियाद मुक्त संबंध हैं, अभाव से मुक्त परिवार है? 1% सभा की मर्यादा है, उसको अपन बनाए रखेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। तो क्या लगता है, और किसी को लगता हो कि नहीं मैं तो जी रहा हूं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आज सभा में से किसी को भी लगता है कि मैं तो जी रहा हूं, ठीक है, या मेरा परिवार तो जीता है, तो चर्चा हो सकती है। बताइए। पिछले शिविर में एक एग्जांपल दे देता हूं।
पिछले शिविर में एक व्यक्ति उठे और उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक 65 लोगों को खून दिया है, मैं जीता हूं कि जिंदा हूं? बताइए, जिसने 65 बार खून दिया होगा वो जिंदा कहलाएगा कि जीता हुआ कहलाएगा? है वही जाने, वही जाने। ठीक है, पर ये एक्ट जीने में आएगा कि जिंदा रहने में आएगा? अच्छा एक्ट है, पर जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? है जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? है एक्ट पे बात हो रही है, व्यक्ति पे बात नहीं हो रही है। भाई मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक्ट की बात कर रहा हूं। ये एक्ट जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? हैं? वोटिंग करना पड़ेगा। जिंदा रहना, जिंदा जीना, ये देखो इतने सारे लोगों को समझ में आया। कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं कि आप बीमार थी, मैंने आपको खून दिया, मेरे खून देने से आपका संबंध फरियाद मुक्त हो गया, मेरे खून देने से परिवार में अभाव से मुक्ति हो गई। हो पाएगा? और मैंने आपको खून दिया इसलिए मैं फरियाद से मुक्त हो गया, ऐसा हो पाएगा? क्या इसमें दिक्कत है? मैं आपका खून ले भी लिया तो भी क्या मैं फरियाद मुक्त हो गया? एक बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी का खून लिया जाए, है ना, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, एक बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान को पाए हुए व्यक्ति का खून मैंने अपने शरीर में चढ़ा लिया, क्या उससे ज्ञान मेरे को आ जाता है? क्या उससे मैं फरियाद मुक्त हो गया? तो खून लेना और देना जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? समझ में आया? नहीं आया? तो ये समझ में आया कि जिंदा रहना, खून लेना और दे। तो कुछ लोग हैं जो दूसरों को मरते हुए देखकर भी संवेदना शून्य रहते हैं। दूसरों के सुख दुख में उनके शरीर की सहायता के लिए बच्चों को एजुकेशन दिला दो, हॉस्पिटल खोल दो, कुछ और कर दो, जो भी तरह की सहायता हो, है ना, कुल मिला के वो सेवा कार्य है। इसकी आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी बिल्कुल आवश्यकता है आज के दिन में। लेकिन ऐसा करने से ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? और कोई कहीं ऐसा लगता हो कि ये एक्ट कोई कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कि ये जीने में आएगा कि जिंदा रहने में आएगा, शेयरिंग हो सकती है। कोई भी एक्ट जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये शेयरिंग, ये मेरा जीने में आएगा कि जिंदा रहने में आएगा। देखिए, मैं किसी की आंख, आज वो सज्जन आए थे तो बोल रहे थे कि हम आंखों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो आंखों के लिए हॉस्पिटल खोलना किस में आएगा? जिन दूसरे के जिंदा रहने में हम सहयोगी हो गए। ठीक है, अब आंख से वो क्या देखेगा ये तो आपने तय नहीं किया इस पर कोई आपका नियंत्रण है? हाँ, आंख उपलब्ध हो गई, इसके लिए धन्यवाद। अब वो आगे जैसा जिएगा जिएगा। तो अब लगता है काफी क्लैरिटी है, काफी क्लैरिटी। मैंने किसी को रोजगार शुरू करा दिया, मैंने किसी को मदद दिया, उसका रोजगार शुरू हो गया, ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? मैंने हॉस्पिटल खोल दिया, किस में आएगा? ठीक हो गया। और कुछ, मैंने आदिवासियों के लिए मकान बना दिए, कपड़े मकान की व्यवस्था कर दी, किस में आएगा? जिंदा रहने में आएगा। वो संवेदनशील लोग। संवेदनशीलता से कम में आदमी ऐसा कर नहीं पाएगा, चाहे नाम के लिए भी करे तो भी वो संवेदनशील है ना। नाम के लिए करना भी कोई गलत काम नहीं है ना। ठीक है, हर आदमी के भीतर अपनी पहचान की तलाश है। मेरे अच्छे कर्मों से लोग मुझको जाने, इसमें कुछ खराब नहीं है, बशर्ते कि वो अच्छे कर्म हो, बशर्ते कि वो अच्छे हो, इसमें कुछ गलत नहीं। हाँ जी, अब बताइए, समाज का कितने प्रतिशत वर्ग जिंदा है, कितने प्रतिशत वर्ग जीता है? ठीक हो गया? अब है सभा की मर्यादा को रखते हुए। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि मेरा इंजीनियर, अब शिक्षक होने से ऐसा हो गया क्या? फरियाद मुक्त संबंध, अभाव से मुक्त मानसिकता के साथ जीता हुआ परिवार। नहीं, ऐसा यदि शिक्षक होने से मतलब सभी ऐसे हो गए क्या? नहीं हुआ। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इधर चला गया, ऐसा हो गया तो इधर आ गया। क्या फर्क पड़ता है कि वो शिक्षक हो कि जूता बनाता है कि चप्पल बनाता है?
ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे ये समझ में आ गया कि वर्तमान जीवन शैली में जैसा हम देखें, क्या फर्क पड़ता है कि वो इंजीनियर है, कि वो डॉक्टर है, कि वो आईपीएस है, कि वो आईएएस है, कि वो मंत्री है, कि वो संतरी है। अभी तक हम क्या मानते थे? साइकिल से चलता है तो जिंदा है, गाड़ी में एसी और मकान में एसी है तो जीता है, ऐसे ही मानते थे ना, है ना? तो इससे ये समझ में आया कि ये क्वालिटेटिव चेंज है कि क्वांटिटेटिव चेंज है। ये क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, क्वालिटेटिव चेंज किधर है? क्वालिटेटिव चेंज ये है कि मेरे को संबंधों में विश्वास के साथ जीना आता है। तो मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक मशीन रिपेयर कर सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं मानव को समझता हूं तो मैं संबंध भी रिपेयर कर सकता हूं। मैं क्वालिफाइड इंजीनियर कब कहलाता हूं? जब मैं जिस बात के लिए इंजीनियर हूं उसको रिपेयर कर लेता हूं। मैं एक मानव के ढंग से कब कहलाऊं? जब मैं मानव के साथ में जी पाता हूं। तो बेसिकली फरियाद मुक्त संबंध ऐसा हम सभी जीना चाहते हैं, अभाव से मुक्त परिवार ऐसा हम सभी जीना चाहते हैं। ऐसा जी पाए तो हम जीते हैं, है ना? क्योंकि एक क्षण के लिए भी अभाव के साथ जीना है कि झेलना है, तो वो सब इस कैटेगरी में चल देगा, है ना? तो जितने क्षण के लिए भी हम इसको छोड़ के जिए, उतने क्षण में इधर आ गए। अभी तक हम सोचते थे कि बहुत सारा डिग्री होने से, बहुत सारा साधन होने से, बहुत सारे 1000 लोग मुझको जानते हैं, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल संभव है कि आप जिंदा ही हैं। तो कुछ गलती, तो अभी हमारी यात्रा कैसी है? गरीबी से अमीरी की यात्रा है। फिर हमारी यात्रा कैसी है? संवेदनहीनता से संवेदनशीलता की यात्रा है। क्या चीज शेष बची? जो आगे बची उसको कहा संचेतना। संवेदना की अगली स्थिति संचेतना, जिसमें कि संवेदना है ही, जिसमें कि साधन है ही, संचेतना एक स्थिति है जिसको हमको आगे पाना है। तो ये शिविर संचेतना के बारे में बात करता है, मानव की टोटलिटी के बारे में बात करता है। जिंदा रहना, जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है ही। जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है ही, है ना? तो मेरा घर भी ठीक हो, गाड़ी भी ठीक हो, कपड़े भी ठीक हो, खाना भी ठीक हो, मेरे अंदर में विश्वास हो, मेरे संबंधों में विश्वास हो, और परिवार अभाव से मुक्त हो, और मेरे बच्चे कैसा जिए, हमारे बच्चे कैसा जिए, ऐसी जीवन शैली को हम अपने बच्चों को दे सकें, इसका नाम एजुकेशन है। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इतनी देर में कुछ निष्कर्ष निकला, इतनी देर में कुछ निष्कर्ष निकला है? बोलिए, माइक दीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। इतनी देर में क्या निष्कर्ष निकला? जानने जैसी चीज है ये सब। जानने जैसी चीज, जीने के लिए ये सब जानना जरूरी है। हाँ भाई, यदि मुझको लगता है कि गाड़ी में ऐसी, मकान में ऐसी होने से जीना हो गया, तो फिर तो मैं आगे नहीं देख रहा हूँ ना। उसके बावजूद भी कष्ट हैं और मेरे साथ नहीं है, सबके ही साथ हैं, फिर लगता है इसी का नाम जिंदगी है, ठीक ही चल रहा है। लास्ट में क्या अंतिम निचोड़ बोला? बोले सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, किसी को समझ नहीं आया, तो इसी का नाम जिंदगी है, ऐसा हमने स्वीकार लिया, उसी को हमने जी लिया। यदि मुझको ये क्लैरिटी बनी कि देखो सुविधा की जरूरत है, सुविधा जिंदा रहने के लिए है, मेरे पास बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कार आ गई, उसके आधार पे मैं भविष्य में असुरक्षा से मुक्त हो जाऊंगा? नहीं, वो एक अलग दुनिया है। मेरे पास बहुत साधन है तो पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा? नहीं। मैं इंजीनियर हूं और पत्नी के साथ नहीं बन रही है तो क्या उसको डिग्री लाके दिखाऊं, देख मैं इंजीनियर हूं? उधर कोई डिग्री काम नहीं आता है। अब एग्जाम डेज में तो बोलते थे ये आउट ऑफ सिलेबस है, अब जिंदगी में तो नहीं बोल सकते ये आउट ऑफ सिलेबस। हमको कॉलेज में पढ़ाया नहीं था कि पत्नी के साथ कैसा जीना है। जीना ही पड़ेगा ना, और जीना नहीं आता तो झेलो। सर जाते जाते आपका सवाल का जवाब, जीना, हमें जीना है सबको, और जीने की बाद में फिर संचेतना की तरफ जाना है। जी, अभिमन्यु टाइप हो जाएगा, आधा सुन के चले गए। ऐसे तो होता है, जब काम की बात आती है तो चले जाते। हाँ जी, वो सुनने के बारे में तो आपने नहीं बताया है, तो मैंने पूछा था ना आपसे। फिर से बोलिए।
जो बच्चे नहीं सुनते हैं नवयुवक। हाँ, आप देखिए, आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ी सी कर सकते हैं, थोड़ी और आगे करेंगे, बाकी बची हुई 7 दिन में करेंगे। अब बताइए हम जिंदा रहने के धरातल पे खड़े हैं कि जीने के धरातल पे खड़े हैं? हम तो जिंदा रहने पे खड़े हैं। और बच्चा जीना चाहता है, इसलिए नहीं सुनता है। है? बढ़िया। देखिए, अब ये समझ में आता है कि बच्चे नहीं सुन के गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम बच्चों के मन में मिलेगा कि मैं कुछ, लोगों के मन में मिलेगा मैं कुछ हटके करना चाहता हूं। मिलता है ये? क्यों मिलता है? क्योंकि वो देख रहा है कि जो ये किया जा रहा है, जैसे मेरे मन में मेरे बॉस को देख के लगता था कि मेरे को ऐसा नहीं बनना है। मेरे बॉस की 4 कंपनियां थी, 50 इंजीनियर काम करते थे, है ना, और अच्छी पर्सनैलिटी थी, लेकिन जब उसको जैसा जीता हुआ देख के मेरे को लगता था कि मेरे को ऐसा 50 साल मैं ऐसा हो सकता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं बनना है। मेरे को क्या बनना है ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं बनना है ये समझ में आता है। तो हमारे बच्चों को हमको देख के समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं जीना है। भाई बच्चों के सामने तो सब कुछ साफ है ना। भाई पड़ोसियों के सामने आप कितनी बड़ी इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, बच्चों से तो कुछ छुपा नहीं है। तो बच्चा तो उसको देख रहा है, बोले ऐसा तो नहीं जीना है। देखिए, एक काम की बात इतनी है, जब भी कोई बच्चा अपने वातावरण में अपने बड़ों को सुनने से इनकार कर देता है, उसका सीधा मतलब है कि उसने उसकी श्रेष्ठता को नकार दिया है। श्रेष्ठता को नकारने से कम में वो ना सुने ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें कोई बड़प्पन उनको दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो टीचर की हालत हो, जैसा कि हमने चर्चा किया, बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ टीचर का सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। पेरेंट्स का बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो बच्चा ये समझ पाए कि ना समझ पाए कि सही क्या है, पर वो गलती तो पहचान ले रहा है। देखिए, अधिकांश लोगों के साथ आपको मिलेगा कि अधिकांश लोग अपने प्राइमरी टीचर का अधिक सम्मान कर पाते हैं कॉलेज के टीचर की बजाय। ऐसा है? ऐसा है? क्यों है ऐसा? क्योंकि बचपन में वो श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ क्या होता है उसको पता नहीं होता है। एक बच्चा तो विश्वास से शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो देखता है कि ये गलती करते हैं, तो ये उतने सम्मान के लायक तो नहीं है जितना मैं इनको दे रहा हूं, तो नंबर माइनस करते जाता है। रोज माइनस करता हो बेचारा, माइनस मार्किंग शुरू। तो इसका मतलब है वडील कि जैसा हम जी रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी श्रेष्ठता उसमें स्वीकृत नहीं है। आप तो बोलचाल में बोल देते हो, पैसा पेड़ पे लगता है क्या, है ना? हाँ, वो समझ जाता है संबंध का मतलब पैसा होता है ना? बच्चे से ग्लास टूटा, हमने उसका कान तोड़ दिया। अब वो ग्लास तो भूल गया, अब देख रहा है यार इसी का नाम माँ होता है क्या? हर बच्चा पहला झूठ अपनी माँ के सामने बोलता है। वो झूठ बोलना चाहता है क्या? वो डांट से और मार से बचना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलता है। तो हम कैसे वो परिस्थितियां निर्मित करें? आज की डेट में ये कह पाना भी मुश्किल हो गया कि एक माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे का एक्सपोजर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है अचानक कि हमारा एक्सपोजर लेवल उसके सामने, हमारा उससे संपर्क ही बहुत छोटा हो गया। तो जब तक हम कुछ माँ बाप मिलकर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जो कि एक पैरेलल क्रिएटिव वातावरण हो सकता है बच्चा बच्चों के साथ जी के खुश हो पाता है। हम भी अपने हम उम्र लोगों को तलाशते हैं, तो इतना आसान नहीं। आगे चलिए। तो इस चर्चा के बाद ये तो हमने देखा कि कहाँ हमारा क्या कुछ हम मान के जी रहे हैं, उसके मान के चलने की हालत कैसी है। हम अपने आप को जितना बड़ा मानते हैं, ऐसा हमारा बच्चा हमको नहीं मानता है, इसलिए वो नहीं सुनता है, क्योंकि हम बड़े हैं नहीं, हम जिंदा हैं और अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। हमारे संबंधों में शिकायत है, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। अभाव के साथ पीड़ित हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। क्यों मानेगा वो? क्यों मानना चाहिए बताइए? संबंधों में ठीक से नहीं जी रहे हैं, अभाव से मुक्त मानसिकता नहीं है, उसके बाद अपने आप को बड़ा मानते हैं, दूसरे पे रौब चलाते हैं। वो सुनेगा? कल तक सुनता था, आज नहीं सुनता। और कल तक हम भी अपने अंदर कुछ ना कुछ बातें करते ही थे, आज बोल देते हैं। इतना ही तो फर्क हुआ। कल तक भी मन में बहुत कुछ चलता ही था,
आज बोलने का भी जमाना आ गया, तो आज बोल देते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ कि हम समाधान की तरफ कैसे जाएं, है ना। ये तो कुछ कुछ विश्लेषण थे जहाँ ग्राउंड सेट करने के लिए। मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता। आपको जांचना है ठीक है कि नहीं है। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, लेकिन करता है। क्यों करता है? वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए गलती करना आवश्यक है, तो कर डालता है। उल्टा कह ले, दुखी होना नहीं चाहता है। जैसे बच्चे ने झूठ बोला तो कहाँ बोला? घर में ही बोला। क्यों बोला? डांट खाना नहीं चाहता है। तो एक आदमी दुखी होना नहीं चाहता है, वो सुखी होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, सफल होना चाहता है। यदि उसको लगता है कि ऐसा होने के लिए, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके बहुत सारा सर्वे कभी करते हैं, तो उनसे पूछते हैं सही करोगे चाहे असफल क्यों ना हो जाए, कितने % वोटिंग होगा इसके लिए? सही करेंगे चाहे असफल क्यों ना हो जाए, लेस देन 5%। ये 10 साल पहले का डेटा है, आजकल और कम हो गया होगा। जब गर्ल्स में यही पूछते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग निकलता है, बीए वाले कॉलेज में अलग निकलता है। तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में आदमी गलती करके हर कीमत पे सफल होना चाहता है। सामान्य कॉलेज में वो उतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहता है जितनी बड़ी प्रोफेशनल करना चाहता है। ये मानसिकता हमने खूब पढ़ के देखी। तो मैं सिर्फ अभी इसको पलट के बोलता हूँ, इसको पलट के बोलता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सके, वो सुखी हो सके, सफल हो सके बिना गलती किए, तो क्या वो गलती करना चाहेगा? पक्का? पक्का नहीं चाहेगा। इसका मतलब हमने धरती पे आज तक मानव जाति के जीने के लिए ऐसा कोई मॉडल उपलब्ध नहीं कराया जिसमें कि वो बिना गलती किए सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है और आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। ऐसा कोई मॉडल ही हमारे पास नहीं, इसलिए आदमी गलती करेगा ही। तो हमको ये देखिए, यदि हम कहते हैं ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ करती है, ये आम पैदा होने के लिए कोई गलती करता है क्या? ये नीम कोई गलती करता है क्या? ये सब अपनी अपनी व्यवस्था में है कि गलती करते हैं, है ना। यदि प्रकृति में सभी इकाइयां, मानव के अलावा सभी इकाइयां बिना गलती किए अपने आप को सस्टेन कर पाती है, इसका मतलब है कि धरती पर यदि मानव इवॉल्व हुआ है तो मानव का प्रोडक्शन है कि नेचर का प्रोडक्शन है? मानव नेचर का प्रोडक्शन है कि मानव का प्रोडक्शन है? मानव नेचर का प्रोडक्शन है। नेचर अपने आप में पूर्ण है। उसने कोई पूर्ण वस्तु पैदा की होगी कि हाइपोथेटिकली गलत वस्तु पैदा कर दी? और हमारी ये कामना भी है कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण होना चाहता हूं। इसका मतलब है कि प्रकृति से कोई गलती नहीं हुई है, हमारे सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो गई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो गई है, उस गलती को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। सीमित समय हमारे पास, तो चलिए इस चर्चा में मानव की आवश्यकता को पहचानने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर 4 कंधे की यात्रा तक कुल उसको कितनी आवश्यकताएं लगती हैं, उसको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? तो बोलिए, आप बोलिए, मैं लिखता हूं फटाफट। बोलिए। रोटी, कपड़ा, मकान, है, स्वास्थ्य, शिक्षा और है समझ, रोजगार, सम्मान, BMW, कार, मोबाइल, टीवी, चलो बीवी है। इसमें भी काफी आत्मविश्वास में कमी आई है। हमारे समय शादी के लिए लोग बोलते थे कि लड्डू फूटता है। पुराने लोग ने सुना होगा ना कि शादी के नाम पे लड्डू फूटता है। खुशी खुशी की बात थी, है ना। अभी लड्डू फूटता है कि बम फूटता है?
अभी बच्चे शादी के नाम से डरे हुए हैं। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप क्या चीज है? हमको साथ साथ जीने का विश्वास नहीं है, हमको पता है अलग होना ही है, तो पहले से ही अलग ही रहते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि हमको एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ, शिक्षक महोदय, एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ जीने का विश्वास बढ़ता कि घटता? बढ़ना चाहिए। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये घट रहा है। इसका मतलब हम एजुकेशन के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। जो उसमें पॉजिटिव है उसका सम्मान करते हुए, जिंदगी के नाम पे तो वो अधूरा है, पूरा नहीं है। तो फिर भी शादी करनी तो है। हाँ जी, और कुछ? और कुछ है? चलिए, आप बोलने में समय लगा रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ। पर्यावरण, है ना? और कुछ? शांति, है ना? और प्रेम, मोक्ष, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ठीक? और कुछ? सुख, सुख, संडे टू संडे, निरंतर, तो स्थायी चाहिए, लगातार चाहिए, है ना? चलिए, कुछ हो रहा है तो बोलने में इतने में ही आएगा। मैं जितनी एक झलक आपको छोटी सी दिखा दूं ताकि कैसे कन्फ्यूज़न काम करता है। इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान से देखें, विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं। इनको देखने से क्या लगता है, ये एक ही प्रकार की हैं कि दो प्रकार की हैं या तीन प्रकार की हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शांति, प्रेम, मोक्ष, सुख, है ना? दो प्रकार की हमको क्लियरली दिखाई देती हैं। दो प्रकार की मतलब, एक वो हैं जो फिजिकल है, दूसरी हैं जो भाव हैं, है ना? शांति, स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति सम्मान, है ना? मोक्ष, प्रेम, भौतिक, क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी, मोबाइल। हाँ जी, भौतिक आवश्यकता किसके लिए? शरीर के लिए, ये बहुत क्लियर है। भाव की आवश्यकता किसके लिए? मन के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मन के लिए। किसी को बोला आंख बंद करो, मैं तुम्हारे गले में फूल की माला डाल रहा हूं, और बहुत जब गले में माला पड़ी तो ऐसा लगा कि कितनी भारी माला है, और इतना सम्मान तो आज तक कभी नहीं हुआ। आंख खोला तो पता देखा जूते की माला थी। शरीर को सम्मान समझ में आया कि भार समझ में आया? शरीर से हमको भार समझ में आया। सम्मान है ये मुझको समझ में आता है, ठीक है? तो शरीर को जो कुछ चाहिए वो फिजिकल लेवल पे चाहिए, मुझको जो कुछ चाहिए, हो सकता है अपना सब कुछ दान में देके भी किसी को सुख मिले, है ना? वो एक मानसिक स्थिति की बात है। तो एक मानसिक बात है। तो दो प्रकार की आवश्यकताएं। चलिए, इसमें जो चर्चा करने की बात है वो दो मुद्दे हैं, ये दो मुद्दों पे चर्चा करें। यदि इनमें अंतर को देखें तो एक तो हम ये मानते हैं कि हम इसको खरीदते हैं। कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि हम भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं? हम भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक? दूसरा मुद्दा यह है कि आवश्यकता के बारे में अभी हमारी आवश्यकताएं कैसे तय होती? अभी हमारी आवश्यकताएं हम तय करते हैं कि बाहर के फोर्सेस उसको तय करते हैं? बाजार के ट्रेंड, फैशन, लोग क्या कहेंगे, है ना? पड़ोसी, पड़ोसन, ऐसे तय हो रहा है। तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? तो ये एक दूसरा झंझट है कि मेरे को आवश्यकताओं के बारे में लगता है कि आवश्यकताएं असीम हैं। और देखिए, अर्थशास्त्र में जो फंडामेंटल थियरी है वो हम क्या पढ़ा रहे हैं? अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ा रहे हैं? कि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित हैं।
यदि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, तो हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित महसूस करेगा? असुरक्षित। यदि वो असुरक्षा होगा तो असुरक्षा से भयभीत होगा, असुरक्षा से भयभीत होगा, भय से संग्रह करेगा, संग्रह से शोषण करना उसकी आवश्यकता है, जिसका शोषण करेगा वो विरोध करेगा, और ये व्यवस्था की ओर जाएगा कि अव्यवस्था की ओर? अव्यवस्था से हम दुखी होंगे कि सुखी होंगे? तो अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? अर्थशास्त्र को पढ़ने वाला बच्चा सुखी होने के लिए पढ़ता है कि दुखी होने के लिए पढ़ता है? अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है, बच्चा सुखी होने के लिए पढ़ता है, और क्या पढ़ाता है? तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। इससे बड़ा मजाक आदमी के साथ और क्या होगा? 700 करोड़ लोगों को, 900 करोड़ लोगों को असुरक्षित मानसिकता में डालने के लिए एक लाइन पर्याप्त है, जिसको हम सब ने जिंदगी भर ढोया है और आज भी ढो रहे हैं। भाई भाई का बंटवारा कैसे होता है? इसी लाइन से होता है। तो दो मुद्दों को देखते हैं फटाफट। पहला मुद्दा, हम सभी वस्तुएं खरीदते हैं। एक सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, कितना पैसा दिया? 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ में से पेट्रोल का पैसा कितना है? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही, पुराने लोग सहयोग बनाए रखें, चुप रहना ही उनका सहयोग है। हाँ जी, 15-20 रुपया। 15-20 कैसे निकाला? टैक्सेस। वो 15 रुपए में से पेट्रोल का कीमत कितना है? 15-20 पेट्रोल का है। मान लिया आप कह रहे हैं कि 75 रुपए में से 15 रुपया पेट्रोल का है, बाकी सब टैक्सेस है। वो 15 रुपए में से पेट्रोल कितना है? 15 रुपए में से पेट्रोल का कीमत कितना है? है वो 1-2 रुपए में से पेट्रोल का कीमत कितना है? हाँ जी, पेट्रोल का कीमत कितना हुआ? कुछ नहीं। जिस कुएं में से निकाला उसमें वापस क्या डाला? तो 75 रुपया किसको चला गया? जिन्होंने पेट्रोल कुएं से पेट्रोल निकाला, साफ किया, आपके घर तक पहुंचाया, उतने परिवारों की आजीविका हमने 75 रुपए में दिया, और बाकी बीच का मैनिपुलेशन। ठीक हो गया? तो 75 रुपए में से पेट्रोल की कीमत कितनी है? 75 रुपए में से पेट्रोल की कीमत कितनी है? 0। फ्री में मिला। जैसे माँ बाप बच्चों को गिफ्ट देते हैं ना, ये नेचर ने हमको सब कुछ गिफ्ट दिया है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ गिफ्ट दिया है। आपने कार खरीदी BMW 1 करोड़ की, उस कार में जितना लोहा, एल्यूमिनियम, रबड़ लगा है उसके लिए कितना पैसा दिया है? आपकी कार में जितना लोहा, एल्यूमिनियम, रबड़ लगा है उसके लिए आपने कितना दिया है? 1 करोड़ रुपया किसको दिया? 1 करोड़ रुपया किसको गया? बनाने वाले को। ठीक है? तो कार की कीमत कितनी है? आ गई 0। तो 1 करोड़ रुपया कार का वैल्यू है कि कार बनाने में मानव के श्रम का मूल्य है। 75 रुपया 1 लीटर का पेट्रोल का कीमत है कि मानव के श्रम का मूल्य है। 1 किलो गेहूं खरीदा, 20 रुपया मान लीजिए। 20 रुपये में से गेहूं की कीमत कितनी है? अब तो दिमाग लगाने नहीं, बोले 0 बोलो। हमेशा शिक्षक और बच्चे का संबंध यह है कि बच्चा सही आंसर देना चाहता है। तो ये समझ में आया कि नेचर मदर ने, प्रकृति मां ने सब कुछ अपने बच्चों को उपहार स्वरूप दिया है। हम किसी चीज को खरीद नहीं सकते, खरीदना हमारी औकात के बाहर है। इस भ्रम से हमको मुक्त हो जाना चाहिए कि हम वस्तुओं को खरीदते हैं।
हम केवल मानव के श्रम की कीमत चुकाते हैं। कोई जूता बनाता है, कोई चप्पल बनाता है, किसने, मैंने आपको चप्पल उपलब्ध करा दिया, आपने जूता उपलब्ध करा दिया। हमने मानव का श्रम को एक्सचेंज किया, इसलिए इंग्लिश में एक्सचेंज ही शब्द है। खरीदना शब्द हिंदी में है, इंग्लिश में एक्सचेंज ही बोलते हैं। तो क्या लगता है, वस्तुओं खरीदते हैं? यदि इतनी बात समझ में आएगी तो कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वडील बच्चों को समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे? जैसे लाइट मिल रही है, हम बिजली का बिल देते हैं, बिजली के बिल में क्या देते हैं? बिजली के बिल में क्या देते हैं? यदि ये थर्मल पावर प्लांट से आई है, तो जितने पेड़ इसके लिए कटे हैं, जितना कोयला जला है, उसके लिए हमने क्या दिया है? कुछ नहीं। वो कोयला हमको प्रकृति से फ्री में हमने उठाया है। तो मैं बिजली का बिल देता हूं, इसलिए मेरे को दुरुपयोग करने का अधिकार है। क्या ये मिलता है? तो मैं बिजली का उपयोग करता हूं क्योंकि मैं बिल देता हूं, इसलिए मैं दुरुपयोग कर सकता हूं। ये अधिकार आता ही नहीं हमारे पास। इससे समझ में आया कि आप सब कुछ फ्री में यूज करते हो। यदि कांग्रेस को इतना समझ में आएगा तो सरकार बचा लेगी, है ना? तो ये बात समझ में आया कि जिस तरह से 100 साल पहले हम आदमी को खरीदते थे, बेचते थे, गुलाम परंपरा थी कि नहीं? तब तक हम ये मानते थे कि आदमी खरीदने बेचने की चीज है। आज 50 साल में हमको समझ में आया आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है। आदमी के साथ में सम्मान के साथ, विश्वास के साथ जीने की चीज है। हो सकता है अगले 50 साल में ये समझ में आ जाए कि प्रकृति धंधा करने की चीज नहीं है, प्रकृति तो अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करने की चीज है ना? है ना? तो शायद इस संसार की गरीबी मिट जाएगी। अभी मैक्सिमम जिनके पास पैसा है, जमीनों का पैसा है। जमीनों के पैसे में आपने क्या बढ़ा? एक चीज है, एक प्लाट का टुकड़ा है ना? बोले मैंने खरीद लिया, खरीद के घर में ले आए, वहीं रहता जहां पहले था। कल किसी और के नाम था, आज तुम्हारे नाम है। तो उपयोग करने का अधिकार खरीदा। उपयोग करने की अकल होगी तब ना करोगे, तो धंधा ही करोगे। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि एक जमीन का टुकड़ा है, सबको चाहिए तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जमीन सीमित है, मांग चाहने वाले ज्यादा है। तो क्या हुआ, है ना? ऐसे जब बात करेंगे तो बहुत सारे तार निकलेंगे। तो ये समझ में आया कि हाँ, प्रकृति के साथ हमारा कोई रिश्ता है। इतना बात समझ में आएगा तो खरीदने से जो अहंकार आता है वो आएगा, खरीदने से जो मिसयूज आता है वो होगा। काफी कुछ हम बच पाएंगे, हम समझा पाएंगे। चलिए, एक बात निबट गया कि खरीद नहीं सकते, ये हमारा भ्रम था। कुछ नहीं खरीद सकते। कुछ बनाया हो तब ना कुछ खरीदें। जो पहले से था उसका रूप परिवर्तन हुआ है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये और खतरनाक है। देखिए, सिंपल से एक सोच लगाते हैं। रोटी की आवश्यकता सीमित लगती है कि असीमित लगती है? इसमें कोई झंझट नहीं। रोटी की आवश्यकता सीमित लगती है कि असीमित लगती है? एक आदमी कुछ भी खाए, रोज बादाम ही बादाम खाए खाने की जगह में भी, तो भी 250 ग्राम ही खाएगा और उसके बाद पेट जवाब दे देगा। ठीक है? तो आदमी कुछ भी खाए, खाने की मात्रा सीमित है, तो भोजन की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? सीमित है। लेकिन जैसे ये गाड़ी साड़ी मोबाइल की तरफ जाते हैं, अब ये सीमित है कि असीमित है? अब ये असीमित होने लगता है, जबकि दोनों फिजिकल नीड है। मेरा आपसे प्रश्न है कि रोटी भी भौतिक आवश्यकता है, गाड़ी साड़ी मोबाइल भी भौतिक आवश्यकता है। रोटी की बात करते हैं तो कोई शंका नहीं है, हाँ सीमित है, ऐसा ही लगता है। लेकिन गाड़ी साड़ी मोबाइल की बात करते हैं तो असीमित होने लगता है। क्यों? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है? सोशली जनरेटेड है। हाँ, तो सोशली जनरेट कैसे हो जाती है? स्टेटस। हमारे एक मित्र हैं, वो 4 गाड़ियां मेंटेन करते हैं। एक अपने लिए, एक पत्नी के लिए, 2 पड़ोसियों के मांगने के लिए। बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों करते हो? बोले ये स्टेटस की बात है। बोले इससे कम में समाज का एक वर्ग हमको अपने बराबर नहीं मानता है। तो आदमी सारा झंझट क्यों गले मोल लेता है? क्योंकि दूसरा मेरे को अपने बराबर माने, सभी मेरे को अपने बराबर माने। तो बेसिकली स्टेटस की नीड है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं?
हम क्या कोशिश कर रहे? सामान से सम्मान की तलाश। मेरी साड़ी तो देखो, मेरी गाड़ी तो देखो, जॉकी देखो, बहुत झंझट। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रही? हाँ जी प्लीज। उदाहरण देती हूँ कि दिवाली के दिन हम अनाथ आश्रम में फटाके डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। सब बच्चों को फटाके दिए, एक भी बच्चे ने फटाका एक भी फोड़ा नहीं। सब ने अपने अपने जो भी उनकी बैग थी उसमें रख दिया। तो ये एक ह्यूमन तो क्यों रखा? हाँ? क्यों रख दिए? क्योंकि ये इंसान की पोजेशन की नीड होती, ये मेरा है और मैं इसे अपने पास मेरा कह के रखना चाहता हूँ, ये है। और इसीलिए कई को कम का होता है, 1 साड़ी 2 साड़ी 50 साड़ी, वो एक पोजेशन की नीड होती है इंसान की, इसलिए वो ज़्यादा पोजेशन। देखिए, मेरी आपसे पूरे सम्मान के साथ मेरी आपसे सहमति है, पूरी सभा इस बात को सुन रही है। अब ये पोजेशन एक नेचुरल चीज है या कुछ इसमें मिक्सिंग हो गया है? इसमें कुछ मिक्सिंग हो गया है। तो कितनी मेरी तो सामान मेरी आवश्यकता है शरीर को बनाए रखने के लिए। सामान मेरी आवश्यकता है शरीर को बनाए रखने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम्मान भी मेरी आवश्यकता है। यदि सम्मान मेरा सामान से जुड़ जाता है, अब मेरा पोजीशन क्या होगा? अब ये वैरी करेगा ना। अब ये वैरी करेगा। जब तक सामान शरीर के लिए जरूरी है तब तक लगभग सबके लिए एक जैसा काम करेगा। आज भी हमारी समस्या रोटी की नहीं है, हमारी समस्या आज भी अपनी पहचान की है, अपने अंदर असुरक्षा से मुक्ति की है। वो जो अपने भीतर में इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का भाव है, वही हमको पोजीशन के लिए मजबूर करता है। तो बेसिकली इसका जहां इसमें मिलावट हुई, कैसी हो गई कि हम सामान से सम्मान पाना चाहते हैं। सम्मान कैसी चीज है? सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीम चीज है। कैसा चाहिए? संडे की संडे, हमेशा, हर क्षण, हर पल। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें। ये इतना भी नहीं है ना, ये उसके आगे भी जाता है। सामान कैसी वस्तु है? सीमित है कि असीमित है? सीमित। सीमित है। हम क्या प्रयास कर रहे? हम क्या प्रयास करें? सीमित से असीमित को पाने का प्रयास। क्या ये संभव है? प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है, संभव ही नहीं है। किसी चीज का सम्मान क्या है? इस पेन का सम्मान क्या है? अच्छे से लिखे। इस शर्ट का सम्मान क्या है ना? बोर्ड का सम्मान क्या है? कुर्सी का सम्मान क्या है? तो किसी चीज का सम्मान उसकी उपयोगिता है। मेरा सम्मान क्या है? मेरा सम्मान क्या है? खुले आसमान के नीचे बाहें उठाइए और पूछिए खुले आसमान के नीचे बाहें उठा के, इस धरती पे मैं नहीं रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये ठीक हो गया। तो स्थिति ये बनी कि सामान से सम्मान संभव नहीं है, कुछ भी कर लें, क्योंकि सामान अपने आप में सीमित वस्तु है, सम्मान अपने आप में असीमित है। सुबह से लेकर शाम तक, गांव हो, शहर हो, लंदन हो, हम सुबह से लेकर शाम तक क्या चीज की तलाश में निकले हुए हैं? सामान, मतलब सुविधा। सुविधा की तलाश में निकले हैं। और हमको सुख नहीं चाहिए क्या? वो जो निरंतर सुख चाहिए, वो जो विश्वास की निरंतरता चाहिए, वो जो फरियाद मुक्त संबंध चाहिए, उसके लिए क्या कर रहे? उसके लिए तो कुछ नहीं कर रहे। क्या मान के चल रहे? क्या मान के चल रहे? सामान आ जाएगा बाकी सब ठीक हो जाएगा। सामान आ जाएगा बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुविधा से सुख की तलाश है। सुख कैसी वस्तु है अपने आप में? सीमित या असीमित? असीमित। सुविधा कैसी वस्तु है अपने आप में? सीमित। फिर सीमित से असीमित पाने का सम्मान, प्रयास। बताइए ये सफल होगा क्या? ये सफल हो नहीं सकता। संसार के कितने प्रतिशत लोग, शिक्षित अशिक्षित सब मिला के, सामान से सम्मान और सुविधा से सुख की तलाश में है? इसमें शिक्षित में वो इंटेंसिटी कम है कि ज्यादा है? इसमें शहर में वो इंटेंसिटी कम है कि ज्यादा गांव की तुलना में? शहर में वो इंटेंसिटी ज्यादा। ये फॉर्मूला यदि तुलनात्मक करें तो नॉर्मली शहर में ज्यादा अप्लाई होगा। हमारी दौड़ ज्यादा है
हमारी सुविधा की दौड़ ज़्यादा है, हमारी सुविधा से सम्मान की दौड़ ज़्यादा है, हमारी सुविधा से सुख की दौड़ ज़्यादा है। क्या ये संभव है? वडील वडील, क्या ये संभव है? हम इसमें जी रहे और सोचते हैं कि बच्चे हमारे सुनते क्यों नहीं हैं। संभव नहीं है। उसको दिखाई देता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसको दिखाई देता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो बच्चों को सुधरने की जरूरत है कि हमको आपको सुधरने की जरूरत है? जिस दिन ये समझ में आता है उस दिन बच्चे दौड़ दौड़ के सुनेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा है जो नेचुरल नहीं है, कुछ तो भी उसमें मिक्सिंग हो गया है। हमारी जो मूल चाहनाएं हैं वो गलत नहीं है। सेंस ऑफ पॉजेसिविटी, अपनेपन, मेरा अपना होने का एहसास, ये मेरी जरूरत है। लेकिन वो होने का एहसास वस्तुओं के साथ में जुड़ता है। होने का एहसास कैसा है? हर क्षण हर पल। कहाँ जोड़ दिया? वस्तु के साथ। अभी झंझट हो गया। तो मैं अपने होने के एहसास को अपने में कैसे समझ सकूं? यदि ये समझ में आता है तो फिर सम्मान और विश्वास हैंडल हो जाता है। मैं अपने में फरियाद मुक्त होता हूं। कब होऊंगा? जब अपने में, मुझ में समाधान होता है, अपने में सॉल्यूशन होता है। यदि मुझ में, सारी धरती के सारे लोगों के पास यदि समाधान की बात करें तो क्या क्या समझ में आना होगा? कितने क्वेश्चन होंगे सबके पास? गिने जा सकते हैं कि नहीं गिने जा सकते हैं? गिने जा सकते हैं कि नहीं गिने जा सकते हैं? नहीं गिने जा सकते। फिर कैसे बात होगी? कोई बात नहीं हो सकती है। धरती के 700 करोड़ लोगों के पास केवल 2 ही क्वेश्चन है। क्यों जीना है? कैसे जीना है? तीसरा क्वेश्चन बना के देखिए। कब तक, जब दोनों समझ में नहीं आता तब झेलना होता, तब लगता है कब तक जीना है। लेकिन दोनों समझ में नहीं आता तब आता है कैसे, कब तक जीना है। कि आदमी आखिर कब तक झेलेगा? क्यों जीना है, कैसे जीना है, यही एजुकेशन का सिलेबस है। इसका आंसर दे दे, इसका नाम एजुकेशन है। जिसके पास ये आंसर है उसका नाम शिक्षक है। जो इसका आंसर पाना चाहता है, इन क्वेश्चन का आंसर पाना चाहता है, उसका नाम विद्यार्थी है। 7 दिनों में इन 2 क्वेश्चन का आंसर मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।